आप अगर एक पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और पर्सनल लोन की जो एप्लीकेशन है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। आज के वीडियो में हम बातें करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल लोन के बारे में। जानेंगे साल 2024 में अगर हम पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं, अभी तो सितंबर 2024 का महीना शुरू हो ही गया है, तो साल 2024 के सितंबर के महीने में अगर हम जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो हमें कितनी इंटरेस्ट रेट पे करनी पड़ेगी पर्सनल लोन के अगेंस्ट में, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो हमें सबमिट करने पड़ेंगे जब भी हम पर्सनल लोन को अप्लाई करते हैं, और आखिर कौन कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसे हमें फुलफिल करना होगा अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर एक पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं। तो आज की वीडियो में सारी की सारी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिन्हें हमें फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत आ जाती है एज, और जो मिनिमम एज रखी गई है पर्सनल लोन अप्लाई करने की वो रखी गई है 21 साल। अब 21 साल से नीचे अगर हमारी एज है तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर एक पर्सनल लोन अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके तहत आ जाती है हमारी सिटीजनशिप। इसका मतलब ये हुआ अगर हम एक भारतीय नागरिक है तभी हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत हमारी जो सेविंग अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होनी चाहिए अगर हमें एक पर्सनल लोन लेना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अगर हमारी सेविंग अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है तो हम एसबीआई में जाकर पर्सनल लोन अप्लाई नहीं कर सकते। और चौथी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत हमारी जो सेविंग अकाउंट है वो एक सैलरी पैकेज सेविंग अकाउंट होनी चाहिए। अब सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर के तहत वे व्यक्ति आ जाते हैं जो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं और उनकी सैलरी सीधे सीधे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट हो जा रही है। किसी भी सेंट्रल पीएसयू या फिर प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज में नौकरी कर रहे हैं और उनकी सैलरी सीधे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेविंग अकाउंट में ही आ रही है। किसी भी रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईआईटीज हो या फिर आईआईएम्स हो उनमें नौकरी कर रहे हैं और उनकी सैलरी भी सीधे सीधे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट हो रही है। या फिर कोई भी रेप्यूटेड कॉरपोरेट जिसके तहत जो एम्प्लॉयज होती हैं जिनकी टाई अप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ है तो उनकी भी सैलरी सीधे सीधे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ जाती है, तो उनके तहत वे व्यक्ति भी सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर के तहत ही आ जाती है। अब अगर हम किसी भी डिफेंस सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो डिफेंस की तो अलग से सैलरी पैकेज अकाउंट होती है, तो वे व्यक्ति भी आकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इजीली पर्सनल लोन अप्लाई करके एक पर्सनल लोन को ले सकते हैं। अब पर्सनल लोन जो दिया जाता है वो दिया जाता है हमारी सैलरी के बेसिस पे, और जो मिनिमम सैलरी अमाउंट रखी गई है पर्सनल लोन को अप्लाई करने की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो रखी गई है 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये हर महीने हमारी जो सैलरी है उसके ऊपर अगर हमारी सैलरी आ रही है तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर एक पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे नीचे अगर आ रही है सैलरी तो एसबीआई में हम पर्सनल लोन अप्लाई नहीं कर सकते। अब पर्सनल लोन जो होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो दो तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, एक तो टर्म लोन के तौर पर या फिर एक ओवरड्राफ्ट लोन के तौर पर। अब अगर हम टर्म लोन के तौर पर पर्सनल लोन को अप्लाई करते हैं तो मिनिमम लोन अमाउंट रखा गया है 25,000 रुपये और मैक्सिमम लोन अमाउंट रखा गया है 20 लाख, या फिर जो हमारी नेट मंथली इनकम है उनके 24 गुने। अब अगर हम इसे ओवरड्राफ्ट लोन के तौर पर अप्लाई करते हैं तो मिनिमम जो लोन अमाउंट रखा गया है वो रखा गया है 5 लाख और मैक्सिमम लोन अमाउंट सिर्फ रखा गया है 20 लाख, या फिर 24 गुने जो हमारी नेट मंथली इनकम है वो उसके तहत जो भी अमाउंट आ जाती है वही अमाउंट हम मैक्सिमम पर्सनल लोन के तहत अप्लाई कर सकते हैं। अब इन सब के अलावा भी अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर एक पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो ईएमआई एनएमआई रेशियो को भी ध्यान में रखा जाता है, और ईएमआई एनएमआई रेशियो रखा गया है 50%। इसका मतलब ये हुआ हमारी जो ग्रॉस इनकम है, जो हमारी ग्रॉस मंथली सैलरी है उससे जो हमारी ईएमआई कटेगी, जो उसके कटकर जो हमारी एनएमआई यानी कि नेट मंथली इनकम आएगी वो हमारी ग्रॉस मंथली इनकम से 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसे अगर सरल शब्दों में समझे तो अगर हमारी सैलरी ग्रॉस सैलरी है 1 लाख रुपए तो हमारी जो ईएमआई अमाउंट है वो मैक्सिमम 50,000 रुपये ही होगी, क्योंकि 50,000 रुपये अगर कट जाते हैं तो हमारे हाथ में नेट मंथली इनकम आ जाती है 50,000, तो उससे ज़्यादा की हम ईएमआई नहीं कटा सकते। तो हमारी एलिजिबिलिटी लोन की जितनी भी आ जाए लेकिन ईएमआई एनएमआई रेशियो अगर 50% से नीचे आ जाती है
तो उस सिनेरियो में भी जो लोन अमाउंट है वो इसी फैक्टर को ध्यान में देकर ही रखा जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति चाहे तो एक से ज्यादा पर्सनल लोन भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई करके ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको 2 कंडीशन को ध्यान में रखना है। पहला तो ईएमआई एनएमआई रेशियो जो 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और दूसरी जो पहली पर्सनल लोन है वो रेगुलर हो रही हो, यानी कि जो ईएमआई है वो आप रेगुलर अगर पे कर रहे हैं तो उसी कंडीशन में आपको दूसरी पर्सनल लोन भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से दे देगी। अब एसबीआई की अगर हम पर्सनल लोन की टेन्योर की बातें करें तो जो मिनिमम टेन्योर रखा गया है वो रखा गया है 6 महीने और मैक्सिमम टेन्योर रखा गया है 6 साल। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पर्सनल लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले लिया है तो 6 महीने पूरे होने से पहले आप लोन को क्लोज नहीं कर सकते, और 6 सालों के बाद तो मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 6 साल दिया हुआ है, तो 6 सालों के अंदर तो आपको आपकी जो लोन अमाउंट है उसे क्लोज करना ही पड़ेगा। अब अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने लोन अमाउंट को अपने टेन्योर खत्म होने से पहले भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए उनकी जो बैलेंस अमाउंट रह जाती है उन बैलेंस अमाउंट पर उनको 3% एज ए प्रीपेड पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो जो भी अमाउंट बच जाती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट बच जाती है, उस प्रिंसिपल अमाउंट पर 3% एज ए प्रीपेड पेनल्टी बैंक आपसे चार्ज करेगी, आप जब भी अपनी पर्सनल लोन को समय से पहले ही क्लोज कर देते हैं। अब ये तो बात रही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी और अदर्स फीचर्स के बारे में। अब चलिए जान लेते हैं, अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर एक पर्सनल लोन लेते हैं तो हमें कितनी इंटरेस्ट रेट अभी पे करनी पड़ेगी। अब एसबीआई से अगर हम एक पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं और अगर हम डिफेंस, सेंट्रल आर्म फोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के एम्प्लॉय है तो हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो 11.35% से लेकर 12.85% तक आ जाती है। अगर हम किसी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रेलवे सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर है, तो हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो आ जाती है 11.50% से लेकर 14% तक। या फिर अगर हम किसी भी अदर कॉर्पोरेट्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नौकरी कर रहे हैं तो हमारी इंटरेस्ट रेट आ जाती है 12.50% से लेकर 14.50%। अब बातें कर लेते हैं आखिर कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो साल 2024 में अभी हमें सबमिट करना पड़ेगा अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं। अब पहले तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे, लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो हमें अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। हम जिस भी सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं हमारी जो सैलरी स्लिप है लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप सबमिट करनी पड़ेगी, और लास्ट 2 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न हमें सबमिट करनी पड़ेगी। अगर इनकम टैक्स रिटर्न हमारे पास नहीं है तो फॉर्म 16 ही हमें सबमिट करनी पड़ेगी। अब इन सब डॉक्यूमेंट्स को लोन एप्लीकेशन के साथ सबमिट करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी जो लोन की एलिजिबिलिटी है उसे कैलकुलेट करेगी, और कैलकुलेशन के हिसाब से हमें जितने भी अमाउंट की पर्सनल लोन मिलती है उस अमाउंट की पर्सनल लोन हमें दे देगी। अब काफ़ी इजीली हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर एक पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट रह गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरी ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है हाँ मैंने कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको दिया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।